राजस्थान में रेप के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे। अब भरतपुर के डीग थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दुष्कर्म करने के बाद आरोपी ने बालिका को शमशान घाट के पास अचेत अवस्था में फेंक दिया। पीड़िता की मां ने थाने में नामजद के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। पुलिस द्वारा बालिका को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। मेडिकल बोर्ड से बालिका का मेडिकल मुआयना किया गया, तो वहीं पुलिस दुष्कर्म की पुष्टि होने पर आरोपी को चिन्हित कर जांच में जुटी है। सीओ मदन लाल जैफ का कहना है कि सुबह 6 बजे सूचना मिली कि शमशान घाट पर अचेत अवस्था में बालिका पड़ी है, जिसकी सूचना पर ग्रामीण इकट्ठा हुए और मौके पर पुलिस पहुंची। पीड़िता की मां का कहना है कि रात करीब 12 बजे बेटी घर में सो रही थी। रात को 2 बजे परिजनों ने देखा कि बेटी कमरे में नहीं है। उसके बाद रात में ही आस पड़ोस में सभी जगह लड़की की खोजबीन शुरू की गई, लेकिन कहीं भी नहीं मिली, जिससे परिजनों में हड़कंप मच गया। सूचना मिली कि शमशान घाट के पास एक बच्ची पड़ी है, तो वहीं कुछ देर पहले खबर सामने आई कि नाबालिग बच्चियों के साथ दरिंदगी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। खबर चूरू के सदार शहर से है, जहां पूजा सोनी हत्याकांड की निष्पक्ष जांच और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शुक्रवार को बड़ी संख्या में युवतियों और महिलाओं ने प्रदर्शन किया। साथ ही गृह मंत्री के नाम उपखंड अधिकारी रीना छिपा को ज्ञापन सौंपा। 7 जून को दिल्ली में पूजा की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने करोलबाग के प्रसाद नगर थाने में दहेज हत्या का मामला दर्ज किया। चौधरी के कुएं के पास बड़ी संख्या में युवतियां और महिलाएं एकत्रित होकर पूजा को इंसाफ दिलाने के लिए रैली निकाली। चौधरियों के कुएं से शुरू हुई ये रैली मुख्य रास्तों से होती हुई एसडीएम कार्यालय पहुंची। तो वहीं इस मौके पर ललिता सैनी ने बताया कि पूजा सोनी और उसका पति सूरज 7 जून को दोपहर 2 बजे दिल्ली के लिए रवाना हुए। करीब 10 बजे दिल्ली पहुंचे। 10 बजे अपने घर रेगरपुरा करोलबाग पहुंचे, जहां अपने पिता मोतीलाल सोनी को पूजा ने फोन कर बताया कि सूरज उसके साथ मारपीट कर रहा है। उसी दौरान सूरज ने पूजा से फोन छीन लिया और स्विच ऑफ कर दिया। पूजा के पिता ने वापस फोन किया तो फोन बंद मिला। तो वहीं पूजा के ताई ससुर श्याम सुंदर सोनी का फोन आया कि पूजा ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पूजा सोनी के पति सूरज सोनी ने पूजा सोनी की हत्या कर पैसों के बल पर हत्या को आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है। इस मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषी पति को फांसी की सजा दिलाई जाए। इस मौके पर बड़ी संख्या में युवतियां और महिलाएं उपस्थित रहीं। खबर झालावाड़ से है, जहां जिले के डग में अनूप मंडल के खिलाफ हिंदू संगठनों ने ज्ञापन दिया। डग तहसील मुख्यालय पर बजरंग दल प्रांतीय अखाड़ा प्रमुख अरविंद लाडोती, विहिप प्रखंड मंत्री गोविंद सिंह सिसोदिया की अगुवाई में अनूप मंडल संस्था के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की। राज्यपाल के नाम नायब तहसीलदार शिवनारायण रावत को ज्ञापन देकर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली पुस्तक पर रोक लगानी चाहिए। गौरतलब है कि अनूप मंडल की पुस्तक में जैन धर्म और हिंदू धर्म के वैदिक पुराणों के खिलाफ आपत्तिजनक बात कही गई है, जिससे लोगों की भावनाएं आहत हुई है। ज्ञापन का वाचन विश्व हिंदू प्रखंड मंत्री गोविंद सिंह सिसोदिया ने किया। इस दौरान प्रखंड मंत्री लालचंद प्रेमी, प्रखंड संयोजक मेहरबान सिंह, विहिप नगर संयोजक मेघराज जैन, नगर संयोजक दिलीप सिंह मंडलोई, उप सरपंच सुरेश कुमावत, नगर आशीष प्रधान राजेंद्र सिंह, विष्णु व्यास, नारू मेहर और कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबर टोंक से है, जहां मालपुरा के तिलांजू ग्राम पंचायत के देवलियापट्टी गुजरान गांव निवासी 3 बालक बलराम गुर्जर, सावरमल गुर्जर और शिवकरण गुर्जर जो शुक्रवार को सवेरे नहर के पाल पर दौड़ लगाने निकले, जिसके बाद तकरीबन 8 बजे शिवजीराम के खेत में बने कच्चे फॉर्म पॉन्ड पर नहाने पहुंचे। नहाते समय 13 वर्षीय बालक बलराम गुर्जर मिट्टी में फिसल गया, जिससे गहरे पानी में चला गया और मिट्टी में दलदल में फंस जाने के चलते पानी में डूब गया। साथ ही बालकों ने बलराम को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन नाकाम रहे। बलराम के पानी में डूबने के बाद वापस नहीं निकलने के चलते दोनों बालक घबरा गए और अपने कपड़े भी फॉर्म पॉन्ड के किनारे ही छोड़कर मौके से भाग खड़े हुए। टोडी गांव में एक दुकान के पास जाकर दुबक कर बैठ गए। तकरीबन 11 बजे तीनों बालक घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने तलाश शुरू की। इस दौरान नहर के पास पशु चराने पहुंचे चरवाहे ने कपड़े और चप्पल जूते देखे और आवाज लगाई। सूचना पर ग्रामीण फॉर्म पॉन्ड पर पहुंचे और पॉन्ड में पानी में तलाश शुरू की। तो वहीं इस सूचना मिलने पर पुलिस उपाधीक्षक चक्रवर्ती सिंह राठौड़, एसडीएम राकेश कुमार मीणा, बीडीओ सतपाल कुमावत, थाना प्रभारी गोपाल सिंह नाथावत जाप्ते के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। 1 घंटे की गहन तलाशी के बाद पानी में डूबे बालक को बाहर निकाला गया, तो वहीं अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। परिजनों की लिखित सूचना देकर बिना पोस्टमार्टम कराए बालक को शव घर ले गए। बलराम द्वारा ग्रामीणों के साथ 2 और बालक होने और उनके कपड़े वहीं पड़े होने पर डूबने का अंदेशा जताया, तो वहीं आधा दर्जन पंप सेट लगाकर पौंड का पानी निकाला गया।
तलाशी के दौरान किसी ग्रामीण के जरिए दूरभाष से दोनों लापता बालों के स्टैंड पर बिना कपड़ों के होने की जानकारी देने पर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। आज सूचना मिली कि देवली गुजरान के एक फार्म पॉन्ड में 3 बच्चे डूब के मर गए हैं। तो तुरंत सूचना पर मैं विकास अधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक और सीआई नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे और यहाँ के लोगों की मदद से 3-4 इंजन लगाकर 8-7 तैराक उतारे। लेकिन इन बिटवीन सूचना मिली कि एक बच्चा जो डूब के मरा उसकी बॉडी तो शुरुआत में मिल गई थी। 2 के लिए 2 घंटे से प्रयास जारी थे, लेकिन वो 2 बच्चे एक बच्चे के डूबने के डर के मारे भाग गए थे और वो निकटवर्ती एक कस्बा है टोरडी, उसमें कोई रामस्वरूप मिस्त्री है, उसकी दुकान पर मिल गए हैं और ये वही बच्चे हैं। उनकी तस्दीक हो गई है। एक ने कपड़े पहन रखे हैं, एक की टी शर्ट पॉन्ड पे पड़ी है जो कि अर्धनग्न है। हाँ, 2 बच्चे कुल मिला के घटनाक्रम में 3 की सूचना थी जो कि गलत थी। एक की मौत हुई है जिसकी डेड बॉडी मिल गई। 2 बच्चे बिल्कुल सुरक्षित है, वो पॉन्ड में उतरे ही नहीं थे। खबर भीलवाड़ा से है, जहां महेश जयंती के अवसर पर 2 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 3 रक्तदान शिविर आयोजित होंगे। इस बार कोरोना महामारी के चलते पूर्ण रूप से सादगीपूर्वक रक्तदान शिविर में महेश जयंती मनाने का निर्णय किया गया। रक्तदान शिविर में अतिथि नहीं बुलाकर कम से कम उपस्थिति में शिविर का शुभारंभ किया गया। शिविर में प्रदेश मंत्री सत्येंद्र बिरला, समाज के कृष्ण गोपाल जागोटिया और कई लोग उपस्थित रहे। तो वहीं रामस्नेह चिकित्सालय ब्लड टीम का सहयोग है। रक्तदान प्रभारी महेश जाजू ने कहा कि हो रहे रक्तदान शिविर में 70 यूनिट का लक्ष्य रखा गया है। श्री नगर माहेश्वरी सभा मंत्री अतुल राठी ने कहा कि हर वर्ष महेश जयंती के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन होता है। तो वहीं 3 जगह रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है, जिसमें 400 यूनिट रक्त का लक्ष्य रखा गया है। रक्तदान शिविर महेशपुर एमपीएस स्कूल में रखा गया है, जिसमें 70 यूनिट होने का लगभग लक्ष्य है। तो ज़्यादा भी होना चाहिए, लेकिन हम 70 तो कोशिश रहेगी कि इसको पूर्ण करें। और इसमें हमारे उपाध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ उपाध्यक्ष महोदय, सचिव साहब और पदाधिकारी सभी यहाँ पधारे हैं। जय महेश। ये हर साल की भांति इस बार भी महेश नवमी के ऊपर हम लोग रक्तदान का शिविर आयोजन कर रहे हैं। क्योंकि ये कोरोना पीरियड चल रहा है, थोड़ा पैनिक तो है, बट हमारा प्रयास है कि सभी ब्लड बैंकों से संपर्क किया जाए। तो मालूम पड़ा कि सभी जगह ब्लड की बहुत शॉर्टेज है, इसलिए इस बार हमने इस कैंप को 3 जगह डिवाइड किया है और प्रयास ये किया जा रहा है कि तीनों जगह मिला के लगभग 400+ यूनिट की हम व्यवस्था करें। यहाँ आज पहला कैंप है, जिसके अंदर राम स्नेह के सहयोग से इसको हम संपन्न करने जा रहे हैं और जिसके अंदर हमारे सभी पदाधिकारी श्री कृष्ण जी जगेटिया, श्री सत्येंद्र बिरला, श्री हरिश्याम जी सोमानी, गोजी राठी हैं, समाज के काफ़ी लोग मिलकर इसको संपन्न कर रहे हैं और उम्मीद है कि आज हम लोग यहाँ 70+ यूनिट फर्स्ट कैंप में हम कर लेंगे। नहीं, पहले भी काफ़ी दिया हुआ है, अभी फरवरी में ही दिया था और ब्लड डोनेशन तो करते रहना चाहिए। खाली ये है कि जैसे जिन्होंने वैक्सीन लगा रखी है तो 15 दिन बाद तो ब्लड डोनेशन कर ही सकते हैं और बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा कार्य है ये। आपका ब्लड भी नया अंदर बनता रहता है और दूसरों को भी आपका बेनिफिट मिलता है। ब्लड डोनेशन तो करना ही चाहिए। अन्य व्यक्ति के लिए क्या आपका कहना है? बस यही है कि घबराएं नहीं, ब्लड डोनेट करें। ऐसा नहीं होता कि कभी भी खून बॉडी में कम पड़ जाता है, बॉडी में खून बनता है, वापस बन जाता है। तो हर 3 महीने 4 महीने में आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। मैं करता हूँ, मैं कर रहा हूँ। खबर है बिहार के बेगूसराय से, जहां बांका के नवटोलिया स्थित मदरसा में धमाके के बाद जदयू भाजपा के नेता आमने सामने हो गए हैं। एक तरफ जहां भाजपा नेता मदरसों को आतंकवादी गतिविधियों का अड्डा बताकर बंद करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं जदयू के वरिष्ठ नेता बेगूसराय के पूर्व सांसद और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोनाजिर हसन ने यहां तक कह दिया कि यदि मदरसों पर उंगली उठाने वाले लोग एक भी मदरसे में साबित कर दे कि वहां आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है या आतंक की पढ़ाई होती है, तो वे राजनीति से संन्यास लेंगे। हसन ने कहा कि उच्च स्तरीय लोगों की सोचे समझे साजिश का नतीजा है कि वहां धमाका हुआ। विस्फोट कराकर मुस्लिम और मदरसों को बदनाम किया जा रहा है, जबकि इतिहास गवाह है कि आज़ादी की लड़ाई में मदरसों ने हमेशा मुसीबत के समय मदद और नेतृत्व करने का निर्णय किया। सरकार को ऐसे विवादित बयान देने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग आतंकवादियों का अड्डा बताकर बंद करने की बात कर रहे हैं, वे राजनीतिक रोटी सेक कर मीडिया में सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। बांका में मदरसा में ब्लास्ट की दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और ये एक सुनियोजित साजिश का नतीजा है
मदरसों को बदनाम करने का। और जो लोग ये कह रहे हैं कि मदरसा को बंद किया जाए, उनको मालूम नहीं कि मदरसे के अंदर कितने मासूम और यतीम और गरीब बच्चे पहुँचे हैं। वो लोग अपना राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोवर्शियल बयान दे करके, विवादित बयान दे करके। वो चाहते हैं किसी तरह से वो न्यूज़ में बने रहें और देश का माहौल सांप्रदायिकता की ओर बढ़े। इसलिए सरकार को इसी सुनियोजित साजिश का पता चलाने की ज़रूरत है। और अगर मदरसा को ये लोग कहते हैं कि मदरसे के अंदर आतंकवादी पैदा होते हैं, मदरसे के अंदर ये सब बातें होती हैं, तो कोई एक मदरसा की तरफ बोलने वाले को हम कहना चाहते हैं कि कोई एक मदरसे की तरफ उंगली उठा के बता दे कि फला मदरसे के अंदर आतंकवादियों का प्रशिक्षण होता है, आतंकवादियों की पढ़ाई होती है, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। खबर है बिहार के बेगूसराय से, जहां नवनिर्मित भवन में बेगूसराय डाक मंडल कार्यालय और प्रधान डाकघर का पूर्ण रूप से कार्य करने का शुभारंभ शुक्रवार को वर्चुअल माध्यम से डाक महाधीक्षक पूर्वी प्रक्षेत्र बिहार अनिल कुमार ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में डाक विभाग के अधिकारी और कर्मी मौजूद रहे। बता दें कि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा निर्मित भवन का लोकार्पण 21 अगस्त को किया गया, जिसके बाद शुक्रवार को वर्चुअल माध्यम जरिए माननीय डाक महाधीक्षक पूर्वी प्रक्षेत्र बिहार अनिल द्वारा पूर्ण रूप से कार्य करने का शुभारंभ किया गया। बता दें कि डाक केंद्र सरकार की एक अकेली इकाई है जो देश में सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में बैठे अंतिम आदमी तक विभिन्न सेवाएं सुचारू रूप से पहुंचाने का काम कर रही है। आज बेगूसराय प्रधान डाकघर अपने नवनिर्मित भवन में विधिवत काम करना शुरू किया, जिसका वर्चुअल शुरुआत हमारे माननीय डाक महाध्यक्ष श्री अनिल कुमार साहब के द्वारा पटना से किया गया। और यहाँ उनके बदले स्कूली छात्रा इंद्री सिंह, जो वर्ग 3 DAV की छात्रा है, इसके द्वारा फीता काट करके एवं शिलापट का पर्दा हटा करके शिलान्यास उद्घाटन किया गया। अब इस डाकघर में, इस भवन में जितने भी डाकघर की सेवाएं हैं भारत सरकार के द्वारा, सबका संचालन होगा और जनता के लिए सारी सेवाएं यहाँ से उपलब्ध होंगी। क्या नाम हुआ? अरविंद कुमार सिंह, डाक अधीक्षक बेगूसराय। खबर है बिहार के बेगूसराय से, जहां जमीनी वाद विवाद देखते ही दो सगे चाचा और भतीजे के बीच खूनी संघर्ष हो गया। इस खूनी खेल में एक महिला सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना नावकोटी थाना इलाके से सामने आई। इस घटना में घायल हुए लोग नावकोटी थाना अंतर्गत वार्ड संख्या 11 लोरियान पूर्वी पहासरा के रहने वाले मसूदन यादव का पुत्र जय राम यादव और जय राम यादव की पत्नी उषा देवी बताई गई है। पीड़ित ने बताया कि शुक्रवार अल सुबह दूध सेंटर पर गया, जहां उसके भतीजे ने चाची पर लाठियां बरसा दी। मामले की भनक लगते ही जब जय राम घर पहुंचा तो लाठी डंडे से मारपीट कर अधमरा कर दिया। इस घटना से जख्मी उषा की स्थिति नाजुक है। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही नावकोटी थानाध्यक्ष मामले की जांच में जुटते हुए आरोपी की धरपकड़ के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। खबर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से है, जहां बढ़ते पेट्रोल डीजल की महंगाई को लेकर प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस अतहर अलीम ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ बजहा पेट्रोल पंप पर विरोध प्रदर्शन किया। बजहा बाजार सिद्धार्थनगर में लगातार महंगे हो रहे डीजल पेट्रोल की कीमतों को लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष काजी सुहेल के नेतृत्व में महंगाई के विरोध में कांग्रेसियों ने पूरे जिले में प्रदर्शन के क्रम में कुछ पेट्रोल पंपों पर जुटकर विरोध किया। तयशुदा कार्यक्रम के तहत दोपहर 11 बजे बर्डपुर ब्लॉक अंतर्गत बजहा बाजार के पेट्रोल पंप पर जुटे कार्यकर्ताओं ने कहा कि महंगाई चरम पर है। डीजल पेट्रोल की वृद्धि ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। कोरोना काल से उपजे परिस्थितियों में लोगों को सहायता न देकर सरकार महंगाई बढ़ाने में लगी है। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए गगनभेदी नारे लगाते हुए सरकार की आलोचना की गई। प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस अतहर अलीम के नेतृत्व में धरना देकर विरोध किया। साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर नारेबाजी की और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ विरोध जताया। कांग्रेस पार्टी का पूर्व महासचिव और मैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य, मेरा नाम अतहर अलीम है
और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं और मेरे ख्याल से आप चूँकि मीडिया से जुड़े हुए साथी हैं तो आपको भी ये चीज़ें पता होंगी कि पिछले कई महीनों से बेतहाशा डीजल और पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि हो रही है। ये आज का हमारा मुख्य मुद्दा है, जिस मुद्दे को लेकर हमने आज पेट्रोल पंपों पे हमारी कांग्रेस पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश के समस्त पेट्रोल पंपों पे केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करके पेट्रोल और डीजल की मूल्यों में वृद्धि को वापस लेने की मांग रखी है। हम इस आंदोलन के माध्यम से ये मांग करते हैं कि केंद्र सरकार डीजल और पेट्रोल की जो महंगाई है उसको कम करे, डीजल पेट्रोल के दामों को कम करे, जिससे डीजल की कीमतें बढ़ने के कारण हमारे किसान भाइयों को, हमारी क्षेत्र की आम जनता को, हमारे प्रदेश की जनता को, हमारे देश की जनता को बहुत सी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। डीजल की और पेट्रोल की मूल्यों की वृद्धि होने के कारण सारी चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि आज सरसों के तेल की बात करें तो बहुत महंगाई बढ़ गई है। ये सरकार वादा करके आई थी कि बहुत हुई महंगाई की मार और अब की बार बीजेपी सरकार का नारा दिया था इन्होंने, लेकिन मैं ये कहता हूं कि इन्होंने जिस नारे के तहत सरकार बनाई थी इसमें ये पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। नैतिकता के आधार पे आदरणीय मोदी जी को इस्तीफा देकर पुनः चुनाव कराना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल ही सक्षम नहीं है सरकार चलाने में हमारी देश की जनता को महंगाई की आग में झोंकने का काम। इस वृद्धि की मांग को अगर सरकार नहीं मानती तो क्या करेंगे? यदि हमारी इस शांतिपूर्ण मांग को सरकार नहीं सुनती है, अनसुनी करती है, तो जैसा कि हमारे प्रदेश नेतृत्व अजय लल्लू जी का आह्वान है और उन्होंने ये चेतावनी दी है और उन्हीं की बात को हम आगे बढ़ाते हुए आपसे ये कहना चाहते हैं कि यदि केंद्र सरकार ने बढ़ी हुई मूल्यों की वृद्धि को वापस नहीं लिया तो हम सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की होगी। खबर कानपुर से है, जहां बिकरू कांड में खुशी दुबे, शमा दुबे, शांति दुबे, रेखा अग्निहोत्री और उसके 2.5 साल के मासूम बच्चे को विधि विरुद्ध तरीके से 10 महीनों से जेल में रखे जाने के संबंध में प्रशासन के जरिए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश भर में शुक्रवार को आम आदमी पार्टी ने कानपुर के बिकरू कांड में महिलाओं और 2.5 साल के मासूम की रिहाई के लिए आवाज उठाई। सभी जिलों में जिला प्रशासन के जरिए राज्यपाल को ज्ञापन देकर मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की गई। ज्ञापन के जरिए आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष की ओर से प्रशासन के माध्यम से अवगत कराया गया कि इस कांड में कई महिलाओं को नियम कानून को ताक पर रखकर 10 महीनों से जेल में रखा हुआ है। तो वहीं अमर दुबे के एनकाउंटर से 3 दिन पहले खुशी दुबे से उसकी शादी हुई थी। पुलिस रिकॉर्ड में कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं था। तो वहीं मीडिया में मामले ने तूल पकड़ा तो तत्कालीन एसएसपी दिनेश कुमार ने मीडिया में बयान दिया कि खुशी दुबे निर्दोष है और उसे रिहा कर दिया जाएगा। जब एसएसपी मान चुके हैं कि दुबे निर्दोष है तो किस आधार पर जेल में रखकर 10 महीने से यातनाएं दी जा रही है। इस संबंध में पुलिस प्रशासन कोई ठोस प्रमाण पत्र दे। ज्ञापन में राज्यपाल से कहा गया कि महिलाओं को अतिशीघ्र रिहा कराने की कृपा करें। खबर रायबरेली से है, जहां एक तरफ देखा जाए तो योगी सरकार का दावा है कि मिशन शक्ति के तहत महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं, तो वहीं बिकरू कांड में कई महिलाओं को नियम कानून को ताक पर रखकर 10 महीनों से जेल में बंद रखा है। इस मामले को लेकर अब आम आदमी पार्टी ने आवाज उठाई है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर परिसर में विरोध प्रदर्शन कर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा और सभी को कानून का पालन कराने का उपयोग महिलाओं को अतिशीघ्र कराने की मांग की है। क्या परिचय दिया? मैं राममोहन श्रीवास्तव, वरिष्ठ रायबरेली आम आदमी पार्टी। क्या मामला है भैया? मामला ऐसा कि जो बिकरू कांड हुआ, चर्चित बिकरू कांड हुआ था, तो उसमें दोषियों को सजा मिली, दोषियों को दंड मिला, लेकिन कुछ महिलाएं जो जेलों में बंद पड़ी हैं, जिनको वहाँ के प्रशासन ने भी कहा कि नहीं, एक महिला को कहा निर्दोष है, रेखा अग्निहोत्री का भी कोई साक्ष्य नहीं मिला। तो जब महिलाएं हैं और कोई साक्ष्य नहीं है तो उनको क्यों बंद किए, क्यों नहीं छोड़ते हैं? तो वही एक ज्ञापन आज पार्टी के निर्देश पे हम लोग ज्ञापन देने आए थे कि निर्दोष महिलाओं को छोड़ा जाए। कहाँ पर आए हुए हैं आज आप लोग? हम लोग आए थे यहीं जिला प्रशासन में आए थे आज उत्तर प्रदेश के, तो ज्ञापन यहाँ भी आपको दिया है। आश्वासन क्या मिला आपको? नहीं है आश्वासन, ये क्या देंगे, इसमें प्रशासन उत्तर प्रदेश शासन को निर्णय लेना। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व आवाज देगा उसी पे हम काम करते हैं। $93 36
उत्तर प्रदेश के जनपद सहजहाँ रायबरेली में बीते कुछ महीनों पहले टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट को देखते हुए जिला प्रशासन ने प्रत्येक वांछित जिला ब्रदर टॉप 10 अपराधियों की घर की कुर्की का आदेश दिया। जहां लगातार जनपद रायबरेली में अपराधियों की कुर्की होती रही, तो वहीं कोतवाली क्षेत्र मोहल्ला सैयद नगर टॉप 10 अपराधी मोहम्मद खालिद उर्फ पप्पू चिकना की 2.25 करोड़ की संपत्ति, इनोवा कार और 9 मंजिला मकान की कुर्की की गई। इस दौरान ढोल नगाड़े के साथ कोतवाल पुलिस ने टॉप 10 अपराधी के घर में नोटिस चस्पा किया। आपको बता दें कि आरोपी पर 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। आरोपी का मकान शहर कोतवाली क्षेत्र के सैयद नगर में है, जहां प्रशासन के निर्देशानुसार घर में नोटिस चस्पा किया गया। जनपद रायबरेली के थाना कोतवाली के चिन्हित माफिया गैंग MD07 के सक्रिय सदस्य पप्पू चिकना उर्फ खालिद के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसके क्रम में आज 2.25 करोड़ रुपए की संपत्ति जो कि अवैध रूप से अर्जित पाई गई थी, उसे कुर्क किया गया है, जिसमें कि एक 2 मंजिला मकान शामिल है और एक इनोवा गाड़ी है। खबर है बिहार के बेगूसराय से, जहां तेज रफ्तार की कहर ने न सिर्फ एक युवक को मौत के हवाले किया, बल्कि दूसरे को गंभीर रूप से घायल कर दिया। मौत के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा है। घटना जिले के सहायक थाना लाखों इलाके की बताई जा रही है। मृतक की पहचान रमजानपुर वार्ड नंबर 5 के रहने वाले मोहम्मद सैयद अली का 19 वर्षीय पुत्र मोहम्मद ताजुद्दीन के रूप में बताया गया। घायल की पहचान कोठिया निवासी मोहम्मद खलील के रूप में हुई। स्थानीय लोगों ने बताया कि शुक्रवार की अलसुबह एक मछली व्यवसाय और स्थानीय युवक चौकी पर बैठा था, तभी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने कटघरे की दुकान को अपनी चपेट में लेते हुए युवक को रौंद दिया। इस घटना में जहां युवक की दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं एक दूसरा व्यवसाय गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए शहर के अस्पताल में भर्ती किया, जहां इलाजरत है। घटना की खबर फैलते ही आक्रोशित ग्रामीणों ने रमजानपुर स्थित NH 31 को जाम कर मुआवजे की मांग को लेकर घंटों बवाल काटा। तो वहीं आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर पुलिस ने मामला शांत कराया। खबर है बिहार के बेगूसराय से, जहां बलिया बाजार निवासी रामस्वरूप अग्रवाल और उनके 2 बेटे सोनू कुमार अग्रवाल 30 वर्ष और गोलू कुमार अग्रवाल 27 वर्ष और भाई निर्मल कुमार अग्रवाल 50 वर्ष को जमीनी विवादों को लेकर असामाजिक तत्वों द्वारा जमकर पिटाई कर दी गई। इस संबंध में पीड़ित ने बताया कि उनके घर की दीवार पर कुछ लोगों द्वारा तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे रोकने के बाद असामाजिक तत्वों के लोग इकट्ठा हुए और हमला बोल दिया, जिसमें 4 व्यक्ति समेत कई महिलाएं घायल हो गई। इनका इलाज बलिया के PSC में कराया गया। तो वहीं मारपीट की सूचना बलिया थाना को दी गई। सूचना के आधार पर बलिया पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले पर काबू पाया। पीड़ित परिवार द्वारा स्थानीय थाना में आवेदन किया गया है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित के द्वारा आवेदन देने के बाद कार्रवाई की जाएगी। क्या मामला सुने मारपीट हुआ है? सर हम तो खड़े थे दुकान के पास में, भाई को मारने के लिए 25 आदमी दूसरा लोग आ गया मारने के लिए। वो भरपेट मारा है, पाइप से टेबल तोड़ दिया है, ईटा से पूरा घुमस के मारा है। सब आदमी को हम तो बचा रहे थे भाई को मारने के लिए। क्या चीज का विवाद था? जो कोई विवाद नहीं था, इसको मारने के लिए आया, हम बचा रहे थे, हमारे पर पिट गया सब आदमी। ईटा पत्थर पाइप टेबल सबसे मारा है। के मारपीट किया? पासवान लोग मारा है, सब पूरा रोड पे गिरा हुआ है। सब अभी आए हैं, देखें, सब बड़े बाबू आए थे, सब देखें। थाना को सूचना दिए? हाँ, थाना वाले आए थे ना वहाँ पे। क्या नाम हुआ आपका? सोनू अग्रवाल। घर? छोटी वाले बाजार।